हेलो एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 6 सितंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज। आगे बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शंस हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली जो प्लान है वो 499 रुपीज़ का है, मंथली जो है वो 99 रुपीज़ का है और एनसीईआरटी 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोन पे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट को शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आइए कल के क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। कल मैंने पूछा था कि तैथिस सी के जो सेडिमेंट्स थे उससे किस माउंटेज रेंज की फॉर्मेशन हुई थी, तो उसका करेक्ट आंसर है हिमालयास। चलिए अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कोरल्स के बारे में है, तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो कोरल्स होते हैं ना वो सोडियम कार्बोनेट को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि समय के साथ पाइल अप होकर कोरल रीफ बन जाता है। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि कोरल जो होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है किसके साथ, जूजेंथिल के साथ, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कलर्स के लिए कोरल में। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है लेकिन दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए कोरल्स जो थे ना वो हाल में ही न्यूज़ में थे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया ने ना एक रिसर्च की है और उसमें ये पाया है कि जो डेड कोरल्स होते हैं ना वो ज़्यादा लाइफ को सपोर्ट करते हैं इन कंपैरिजन टू लाइव कोरल्स। तो इसीलिए न्यूज़ में था। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोरल रीफ होता क्या है। कोरल रीफ एक अंडर वाटर स्ट्रक्चर होता है जो कि मरीन इनवर्टिब्रेट्स के थ्रू बनाया जाता है। मतलब ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं और ये कॉलोनी की तरह फॉर्म कर लेते हैं, खूब आपस में एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, तो एक कॉलोनी की तरह लगता है ऊपर से देखने में। और ऊपर से एक स्केलेटल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे ही कॉलोनियल स्ट्रक्चर को कोरल्स कहते हैं। देखिए जो कोरल्स होते हैं ना वो कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सट्रैक्ट करते हैं सी वाटर से, ना कि सोडियम कार्बोनेट को। इसीलिए जो पहला वाला स्टेटमेंट था ना वो इनकरेक्ट था। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो कोरल्स होते हैं ना वो कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, एक हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जो उनके बॉडी के ऊपर रहता है, जो उनको प्रिवेंट करता है यानी प्रोटेक्ट करता है। उसको एक्सोस्केलेटल कहते हैं। देखिए समय के साथ क्या होता है ना, ये एक्सोस्केलेटल क्या होता है, मिलियंस ऑफ नंबर्स में पाइल अप हो जाते हैं, एक के ऊपर एक बहुत सारी पाइल की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, लेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और वो एकदम कॉलोनियल मरीन स्ट्रक्चर की तरह होता है। तो जो पूरा जब एक कॉलोनियल मरीन स्ट्रक्चर बन जाता है, एक पाइल अप बन जाता है, तो उसको कोरल रीफ्स कहा जाता है। ठीक है। जो कोरल्स होते हैं और जो एल्गी होता है वो आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे है कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि देखिए एल्गी जो होता है ना वो कोरल पॉलिप्स के बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है, और कोरल्स को फूड प्रोवाइड करता है। तो पॉलिप्स इन रिटर्न उनको क्या देते हैं, उनको शेल्टर देते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक की वजह से एल्गी की वजह से पॉलिप्स को खाना मिल जाता है और पॉलिप्स की वजह से एल्गी को शेल्टर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। देखिए जो एल्गी है ना वही रिस्पॉन्सिबल होता है कोरल्स के कलर के लिए, इसीलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था बिल्कुल करेक्ट था। ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई कोरल रीफ्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो वंदे भारत मिशन के बारे में है। हमें बताना है कि इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो ये कहता है एक तरह की इवैक्यूएशन एक्सरसाइज है जिसमें ओवरसीज इंडियन सिटीजन्स को वापस इंडिया लाया जाएगा। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि मल्टीपल कंट्रीज़ के बीच में होगी। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो ये कहता है कि इसका जो एम है उसको वो ये है कि जो इंडिया की एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क है उसको अपग्रेड करना है सेमी हाई स्पीड में। हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो ये कहता है कि इसका जो एम है वो रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना है, किसको, माइग्रेंट लेबर्स को जिन्होंने अपना लाइवलीहुड खो दिया है कोविड-19 के क्राइसिस के दौरान। तो बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव है वंदे भारत मिशन का। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। आइए जान लेते हैं वंदे भारत मिशन के बारे में। देखिए जो मिशन है ना वो बिगेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज है जिसमें क्या होगा, इंडियन सिटीजन्स को अब्रॉड से वापस लाया जाएगा इंडिया में। ठीक है। आपको पता है कि ग्लोबल कोरोना वायरस लॉकडाउन चल रहा है और इसमें बहुत लोगों की नौकरी जा चुकी है, बहुत लोग फंसे हुए हैं बाहर की कंट्रियों में। तो
इस मिशन के अंतर्गत उनको वापस इंडिया में लाया जाएगा। एक और ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, इसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसमें ये किसका ऑपरेशन है? इंडियन नेवी का ऑपरेशन है। ये भी ओवरसीज़ इंडियन सिटीजन्स को वापस लाएगी अपनी कंट्री में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मिशन के बारे में। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन में देखिए क्या है कि इस मिशन के अंतर्गत ना प्रायोरिटी दी गई है इंडियन सिटीजन्स को। कौन कौन से लोगों को प्रायोरिटी दी गई है? ऐसे लोग जो कि जिनको एम्प्लॉयमेंट से टर्मिनेट कर दिया गया हो, या ऐसे लोग जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया हो और फ्यूचर में रिन्यू होने का कोई चांस ना हो। और ऐसे लोगों को भी प्रायोरिटी दी जाएगी ना जिन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया है कोविड-19 के पैंडमिक में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी वंदे भारत मिशन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो हिंदी और इंग्लिश ऐसी दो लैंग्वेजेस हैं जो कि यूज़ की जाती हैं ट्रांजैक्शंस के लिए पार्लियामेंट में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो पार्ट 17 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है अंडर शेड्यूल 8। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन तीसरा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ना स्ट्राइक डाउन कर दिया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के डिसीजन को, जिसमें जहाँ की इंग्लिश को मीडियम ऑफ एजुकेशन बनाया जा रहा था गवर्नमेंट स्कूल्स में फॉर क्लासेस 1 to 6। इसीलिए न्यूज़ में था। आर्टिकल 120 की बात करें तो आर्टिकल 120 के अंतर्गत केवल हिंदी और इंग्लिश यही दो लैंग्वेजेस यूज़ की जा सकती है पार्लियामेंट्री ट्रांजैक्शंस के लिए। लेकिन साथ में ये जो आर्टिकल है ना वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक राइट प्रोवाइड करता है जिसके अंतर्गत वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है अपनी मदर टंग में। तो जो इसलिए पहला जो स्टेटमेंट था बिल्कुल करेक्ट था। फर्दर इन्फॉर्मेशन की बात करें, जो पार्ट 17 है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ फ्रॉम आर्टिकल 343 to 351। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो भी बिल्कुल करेक्ट था। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो इंग्लिश है ना वो पार्ट नहीं है लैंग्वेजेस का जो कि मेंशन्ड है शेड्यूल 8 में। इसलिए जो तीसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा कि पार्ट 17 में कितनी लैंग्वेजेस हैं, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस दैट इज लिस्टेड इन शेड्यूल 8। और हो सकेगा तो उनके नाम को भी मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है ना कि जो EIA है वो पार्ट है फॉर्मलाइज लीगल फ्रेमवर्क का इंडिया में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो EIA है वो एमर्ज हुआ है रियो डिक्लेरेशन से। हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना वो कंटेन करती है EIA की रिक्वायरमेंट्स को। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं EIA के बारे में। देखिए हाल में ही ना UN के स्पेशल रैपेटियर्स ग्रुप ने एक रिटन रिपोर्ट भेजी है इंडियन गवर्नमेंट को, जिसमें इसकी कंसर्न्स को एक्सप्रेस किया गया रिगार्डिंग ड्राफ्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन। इसीलिए न्यूज़ में था। रैपेटियर्स का मतलब जान लेते हैं। रैपेटियर्स ऐसे पर्सन होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि रिपोर्ट करते हैं मीटिंग्स के प्रोसीडिंग्स को। तो इसीलिए न्यूज़ में था। देखिए इंडिया जो है ना वो पार्टी थी रियो डिक्लेरेशन की, जिसको अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अडॉप्ट किया गया था किसके द्वारा? UNCED के द्वारा 1992 में। ठीक है, फर्दर इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए रियो कॉन्फ्रेंस 1992 को फॉलो करते हुए ना EIA जो वो पार्ट बन गया था किसका? फॉर्मलाइज लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया का 1994 में। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट था बिल्कुल करेक्ट था। देखिए इंडिया जो है ना वो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और UNFCCC का भी पार्टी मेंबर है। ठीक है, और ये जो है ना वो कंटेन भी करता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ EIA। ठीक है, इसीलिए जैसे मैंने बताया था ना स्टेटमेंट में, जो CBD है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे जो कन्वेंशन है वो EIA की रिक्वायरमेंट्स को इंक्लूड करता है। तो इसीलिए जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस असेसमेंट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो हरिकेन्स के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि हरिकेन जो है एक तरह के टेम्परेट और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है।
हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट वो ये कहता है कि जो हरिकेन्स है वो यूजुअली फॉर्म होते हैं वार्म ओशन का वाटर्स में। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है लेकिन दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं हरिकेन्स के बारे में। देखिए हाल में ना अटलांटिक हरिकेन नाना ने अपना लैंडफॉल किया है कहाँ पे, कोस्ट ऑफ बेलीज में, इसीलिए ये न्यूज़ में था। देखिए जो बेलीज है वो लोकेटेड कहाँ पे है ये देख लेते हैं। देखिए लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है। कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में सुना होगा हरिकेन लॉरा के बारे में, उसने अपना लैंडफॉल किया था साउथ वेस्टर्न लुसियाना में जो कि साउथ सेंट्रल यूएस में है। देखिए हरिकेन जो होता है वो क्या होता है, एक तरह का ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है जो कि फॉर्म होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए एक साइक्लोन जो होता है वो क्या होता है, रोटेटिंग लो प्रेशर वेदर सिस्टम होता है। इसको समझ लेते हैं ये होता है कैसा साइक्लोन। देखिए मान लीजिए जहाँ पे साइक्लोन ओरिजिनेट होता है ना वहाँ पे लो प्रेशर जोन होता है, ये बहुत ही एक्सट्रीम लो प्रेशर जोन होता है। तो इसमें होता क्या है कि जब ये एक्सट्रीम लो प्रेशर जोन बन जाता है ना तो अगल बगल जो हाई प्रेशर जोन होते हैं ना वहाँ की विंड्स बहुत तेज़ी से इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। आपको पता है विंड जो फ्लो करती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर करती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड बहुत तेज़ी से आती है और बाद में ये एक साइक्लोन का रूप ले लेती हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो साइक्लोन होता है ना वो जनरली वार्म ओशियन करंट में फॉर्म होता है, कहाँ पे, इक्वेटर के पास। इक्वेटर से आप नॉर्थ की तरफ चलें या साउथ की साइड चलें, 5 डिग्री से लेके 15 डिग्री के बीच में ये फॉर्म होता है, इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट था। लोकेशन भी आप एक बार देख सकते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा ये गल्फ ऑफ होंडुरस ग्वाटेमाला है ना मेक्सिको के पास, तो यहाँ पे बेलीज जो है यहीं पे इसका लैंड फॉर्म हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस हरिकेन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो एनडीआरएफ के बारे में है। नीचे स्टेटमेंट्स में उसके रोल्स एंड फंक्शंस मेंशन्ड है, हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आइए स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो एनडीआरएफ है वो इम्पार्ट करती है बेसिक एंड ऑपरेशनल लेवल की ट्रेनिंग को, किसको, पुलिस और होमगार्ड्स को। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये कहते हैं कि जो एनडीआरएफ है ना वो ऑर्गेनाइज करती है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जो कि रिलेटेड है डिजास्टर मैनेजमेंट से। हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो एनडीआरएफ है वो एक तरह की स्टैचुरली सैंक्शनड फोर्स है जो कि गार्ड करती है सेंसिटिव इंटरनेशनल बॉर्डर्स को ड्यूरिंग डिजास्टर। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे फंक्शंस मेंशन किए गए एनडीआरएफ के, दो तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिए हैं स्टेटमेंट्स में। फर्दर फंक्शंस को भी देख लेते हैं। देखिए ये स्पेशलाइज्ड रिस्पांस को केटर करती है डिजास्टर के दौरान, प्रोएक्टिव डिप्लॉयमेंट होता है इसका इम्पेंडिंग डिजास्टर सिचुएशन में। ये एक्वायर करती है और कंटिन्यूअली अपग्रेड करती है अपनी ट्रेनिंग और स्किल्स को। ये लाइसेंस रिकॉग्निसेंस और रिहर्सल एंड मॉक ड्रिल्स को भी फॉलो करती है और ये कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में भी इनिशिएटिव लेती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एनडीआरएफ के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो असीम पोर्टल के बारे में, हाल में इसको लॉन्च किया गया है, हमें ये बताना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ करेक्ट ऑप्शन बी है। आइए जान लेते हैं असीम पोर्टल के बारे में। देखिए असीम पोर्टल को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। देखिए असीम का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है असीम की, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। ये जो पोर्टल है ना वो हेल्प करेगा स्किल्ड पीपल को सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करने में। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए ये जो पोर्टल है ना वो एआई बेस्ड पोर्टल है। इसमें होगा क्या कि ये एम्प्लॉयर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो एम्प्लॉयर्स है वो अवेल कर पाएंगे स्किल वर्कफोर्स को और साथ में अपने हायरिंग प्लान्स को भी फॉर्मुलेट कर पाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी असीम पोर्टल के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है उसमें कुछ पेयर्स दिए गए हैं, एक तरफ आइलैंड इन न्यूज़ है, दूसरी तरफ कंट्री है। हमें बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो आइए पेयर्स को देख लेते हैं। पहला पेयर जो वो क्रेट आइलैंड कहाँ पे, ग्रीस में। जो दूसरा पेयर है वो है गैलापागोस आइलैंड, वो इक्वाडोर में है।
जो हमारा तीसरा पेयर है वो वनीला आइलैंड्स मलेशिया में है। तो बताइए कौन कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला पेयर और दूसरा पेयर करेक्टली मैच्ड है, तीसरा इनकरेक्ट है। तो इसलिए जो ऑप्शन ए होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो गैलापागोस आइलैंड है ना, वो हाल में ही न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि जो गैलापागोस आइलैंड है ना, उसके पास में ही चाइनीज़ फिशिंग वेसल्स को देखा गया है। इस फिशिंग वेसल्स को कुछ लोग फ्लोटिंग सिटी भी पुकारते हैं। देखिए क्या है ना कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैप में देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मैप में क्या होता है कि यहाँ पे इस समय जो हम्बोल्ट करंट चलती है ना, जो कोल्ड करंट नीचे की तरफ से आती है, जो पेरुवियन कोस्ट से होके जाती है नीचे से ऊपर की तरफ, तो जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती है हम्बोल्ट करंट, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ लेके जाती है। और जब न्यूट्रिएंट्स यहाँ इक्वाडोर की कोस्ट के पास और गैलापागोस आइलैंड्स के पास इकट्ठा हो जाते हैं, तो बहुत सारे मरीन स्पीशीज़ जो होती है ना, इस न्यूट्रिएंट्स पे फीड करने के लिए आती है, तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाती है, कॉन्ग्रीगेट हो जाती है। तो ये इसी समय होता है, तो इसीलिए चाइनीज़ वेसल्स को भी इसी समय यहाँ पे नोटिस किया जाता है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। आप मैप में लोकेशन को भी देख ले सकते हैं। देखिए इक्वाडोर का कोस्ट है साउथ अमेरिका का, इक्वाडोर के साउथ अमेरिका के कोस्ट के सामने ही क्या है, गैलापागोस आइलैंड है। ये जो है वो मेडिटेरियन सी वाला रीजन है, आप देख सकते हैं लेबनान वाला रीजन। यहाँ पे क्या है, जो क्रेट आइलैंड है ना, वो यहाँ पे लोकेटेड है ग्रीस के पास। ये ग्रीस रहा, ग्रीस, ये ग्रीस के एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, इसलिए जो पहला ऑप्शन था वो करेक्ट था। फर्दर देख लेते हैं क्या है। देखिए जो वेनिला आइलैंड्स है ना, वो एक तरह का एफिलेशन ऑफ आइलैंड्स है। कौन कौन से आइलैंड्स इस एफिलेशन में? सेशल्स, मेडागास्कर, रियूनियन फ्रांस, मॉरिशस, कॉमरोज एंड मेयोटे। तो आप इसको मैप में भी देख सकते हैं इंडियन ओशन रीजन में। ये आपको पता है कि मेडागास्कर आइलैंड है, यहाँ पे आपको फ्रांस रियूनियन दिख जाएगा, और जो सारे छोटे मोटे और आइलैंड्स हैं वो भी सारे इसी रीजन में हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शंस के बारे में है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमें ये बताना है कि जो इंस्क्रिप्शन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम से रिलेटेड है, लैंड रेवेन्यू एंड ट्रेड टैक्स से रिलेटेड है, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है, या आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। तो बताइए किससे रिलेटेड है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शंस है ना, वो चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है। ये इंस्क्रिप्शंस जो है कहाँ पे है, टेम्पल्स में लिखी गई हैं। ये जो इंस्क्रिप्शंस है वो डिस्क्राइब करती हैं सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम को, जो कि एग्जिस्ट करता था 7th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी कॉमन एरा तक। आप इंस्क्रिप्शंस को पिक्चर में भी देख सकते हैं। देखिए टेम्पल्स की वॉल्स पे कैसे मेंशन्ड है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इंस्क्रिप्शंस के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, वी हैव रीच टू द एंड। प्लीज़ इफ़ यू फाउंड इट नॉलेजफुल, प्लीज़ हिट द लाइक button and subscribe to our channel. And if you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. And thank you for watching the video. Have a good day.